पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। इस समय हम भिवानी के एक पेट्रोल पंप पर हैं और जानेंगे कि आज के रेट क्या है, कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसका जो आम जन है उस पर कितना असर पड़ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें रेट की तो आपको दिखाएंगे कि भिवानी में जो है इस समय आज जो है 35 से 37 पैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ा है और ये बढ़ोतरी के बाद जो है भिवानी में 103 रुपये और 85 पैसे जो है वो पेट्रोल हो चुका है। और डीजल की बात करें तो डीजल जो है आज 95 रुपये और 66 पैसे हो चुका है। यानी कि हर रोज़ की बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर कितनी भारी पड़ रही है, उसकी रसोई का बजट कैसे बिगड़ रहा है और किस प्रकार से उसकी आमदनी और जो खर्च का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। इसके लिए कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे जो अपने वाहनों में यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति, अंकल जी क्या कहेंगे, जो रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कितना असर आपकी जेब पर पड़ता है? क्या 95% असर हो रहा है हमारा तो जमा है। मैं तो जिसमें नौकरी करा तो उसमें पेंशन करी, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा जमा है। मैं तो महीने में मतलब 1-2 लीटर 2-3 लीटर डलाऊँ बस। पहले कितना तेल डलवाते थे, कितना सफ़र करते हैं आप? कितना? कम से कम 5 लीटर तेल डलवा करते आधा भी हो गया, आधा डलवा। तो इसका आपके इस पर घूमने फिरने पर असर पड़ा है या आपकी जेब पर, रसोई पर? और भी साइकिल चलाता हूँ 10-15 किलोमीटर रोजाना, यानी कि साइकिल पर आते हैं। साइकिल पर। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? इसके लिए जिम्मेवार कंपनी को मानते हैं या सरकार? GST में ले आओ पेट्रोल डीजल को, GST मारने के बाद में फिर मतलब जो रेट कम हो जाएंगे। यानी कि असर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों की ज़िंदगी पर। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, रोज़ जो दाम बढ़ रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, जेब पर कितना असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ रहा है जी असर, महंगाई इधर बढ़ रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार से राहत दें? रुकना चाहिए, तेल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बार रोज़ बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो आपके जीवन पर कैसे असर पड़ा है इसका? जेब खर्चा रसोई का चलाएं या तेल का चलाएं, चल रहा है बिल्कुल खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा। तेल हर रोज़ भाव बढ़ रहे हैं, हर रोज़ नहीं बढ़ने चाहिए, कभी रुकना तो चाहिए। यानी कि हर आदमी जो है वो परेशान है और सरकार से मांग कर रहा है कि हर रोज़ की ये जो बढ़ोतरी है आम आदमी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, उसकी जेब पर भारी पड़ रही है, उसकी जो है वो रसोई का बजट है उस पर भारी पड़ रही है। और कुल मिलाकर जो है आम आदमी इससे खासा परेशान है, दुखी है और सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि इसके रेट कम हो। कुछ लोग GST में लाने की भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार आम जन की इस आवाज़ को कब तक सुनती है और कितनी राहत इसके बारे में दी जाती है। पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। अक्टूबर महीने की हम बात करें, इस महीने लगभग 13 बार पेट्रोल और 13 बार डीजल के रेट ऊपर जा चुके हैं। इस वक्त हम रेट की बात करें तो 102.64 पैसे जो पेट्रोल है वो हो चुका है, यानी कल और आज की हम बात करें 34 पैसे का फर्क पड़ चुका है। पावर पेट्रोल की हम बात करें 106 रुपये 38 पैसे पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी जो पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो किस प्रकार से असर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ वाहन चालक, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 102 के पार जा चुका है जी, क्या कहना चाहोगे, कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ा है, बच्चे भूखे मरना है, उनका ये खर्चा नहीं जुटा पा रहा हमें, सारा इसमें चला गया है पेट्रोल में। हाँ 8-9 हज़ार की तनख्वाह है, वो कुछ ये पेट्रोल मोटरसाइकिल में लग गया, खर्च हो गया। तो कुछ कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को रुकेगी रेट? कहने तो ये चाहेंगे भाई रेट घटाओ, आम आदमी बहुत तंग है। तो ये आप देख सकते हैं कि आम आदमी परेशान। 102 के पार जा चुका है जी, क्या कहना चाहोगे आप? पेट्रोल कितना असर पड़ता है आम आदमी पर? आम आदमी भी तो ये हद होगी जी, क्या करें, आधी हो रहे लोग, आधे हो गए, मजबूरी हो रही, क्या करें, जाना पड़े तो मजबूरी होगी, क्या करें जी, डलवाना पड़ेगा, क्या करें। तो किसको जिम्मेदार मानते हो इसके लिए? हैं किसको जिम्मेदार मानते हो? ये सरकार ही और कौन है? क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा लगता है रेट कम होंगे अब आगे, रुकेंगे? क्या पता बढ़ते जा रहे, रुक कहाँ रहे, क्या पता इससे बढ़ जाए, कुछ हो सका, हो सका कुछ इसी बढ़ सका। तो देखिए अभी भी लोगों को यकीन नहीं है कि जो तेल के दाम है वो बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल हो या CNG हो PNG हो, इस महीने 13 बार पेट्रोल के और 13 बार डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। आम आदमी की ज़रूरत है, लेकर भी जाना पड़ता है, लेकिन करे क्या करे,
रोजाना रेट बढ़ रहे, कुछ हम और लोगों से बातचीत करेंगे। हम तो कंबाइन वाले हैं, रेट बहुत बढ़ चुका है, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं बचता। कटाई करते हैं लोग, पैसा कम देते हैं, कटाई का भी हमारे डीजल ज़्यादा महंगा हो गया है, इसलिए हमारे भी पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता है, क्या करें। इन दिनों अंबाला में बीपीएल कार्ड धारक परेशान है। परेशानी ये है कि सरसों का तेल बंद कर सरकार ने खातों में पैसा ट्रांसफर करने का फैसला लिया था, लेकिन इनके खातों में पैसा नहीं आया। इसके पीछे की वजह क्या है और प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबाला में इन दिनों कुछ बीपीएल कार्ड धारक परेशान हैं। परेशानी है सरसों के तेल से जुड़ी। दरअसल सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला सरसों का तेल जून महीने से बंद कर दिया था और कहा गया कि अब तेल के बदले 250 रुपए प्रति महीने डीबीटी से ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद अब तक अंबाला में काफी ऐसे परिवार हैं जिनके बैंक खातों में पैसे नहीं आए हैं। एक्चुअली पहले डिपो पे से हमें सरसों का तेल मिलता था, तो सर वो भी अब सरसों का तेल भी बंद करवा दिया है मोदी जी ने। ना तेल मिल रहा है और कह रहे थे कि पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, ना है वो पैसे आ रहे हैं। 4-5 महीने हो गए हैं, ना तेल है ना पैसे आ रहे हैं। डिपो वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं आ जाएंगे, 4-5 दिन तक आ जाएंगे, 4-5 महीनों के इकट्ठे आ जाएंगे। एक बारी भी हमारे अब तक पैसे भी नहीं आए हैं। और एक आटा देते हैं और एक कनक मिलती है, बस वो भी कह रहे हैं कि नवंबर में कनक भी बंद हो जाएगी। इन लोगों की संख्या काफी बड़ी है जो सरसों के तेल या खाते में पैसे के इंतजार में हैं। डिपो से तेल मिलता था वो बंद हो गया, 4 महीने हो गए और कहते हैं आज देंगे डिपो वाला, कल देंगे, लेकिन तेल नहीं आता। बैंक में नहीं, जीरो है कापी। और जब हम जाते हैं तो वो कहता है जी आएगा तेल, आएगा, मोदी जी भेजेंगे, पर तेल नहीं आता। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि बैंक अकाउंट नंबर गलत होने से ये हुआ है, जिसके लिए लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके अकाउंट नंबर गलत हैं। डिपो होल्डर की ओर से ऐसे परिवारों के साथ संपर्क भी किया जा रहा है। उसमें से जिनको मस्टर्ड ऑयल की डीबीटी 250 रुपये पर मंथ जो सरकार ने शुरू किया था वो जानी थी, और हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें से 34,109 इनके हमें अकाउंट नंबर जो हैं वो फेल थे, तो उनके अकाउंट नंबर हमें करेक्ट करवाने। इसमें से कुछ इश्यूज़ थे, जैसे अगर कभी किसी परिवार का मुखिया उसकी डेथ हो गई है तो उसका नेम चेंज करवाना है तो उसके अकाउंट में नहीं जा रहा है। कभी कभी IFSC कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से अकाउंट में उनकी डीबीटी नहीं जा रही थी। तो हमारे पास जो 34,109 की जो लिस्ट आई है, हम उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें रोबस्ट स्पीड में एक मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह सारे FPS पे एक नोटिस हमने लगा दिया है कि अगर आप ये अपने अकाउंट नंबर नहीं करेक्ट करवाएंगे तो आपके जो बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं आ पाएगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन लोगों का इंतजार कब तक खत्म होता है। सरकार के फैसले के मुताबिक सरसों की तेल की जगह इनके खाते में पैसे कब तक ट्रांसफर होते हैं। डीएपी खाद का मुद्दा हरियाणा में गर्माता जा रहा है। एक तरफ तो सरकारी दावे हैं और दूसरी ओर दावों की सच्चाई। लेकिन इस बीच जो शर्मनाक है वो है चरखी दादरी से सामने आई तस्वीरें, जहां बच्चे स्कूल की बजाय डीएपी खाद लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। खाद न मिलने से परेशान किसानों की वैसे तो आपने पहले कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर चरखी दादरी से सामने आई है वो वाकई में हैरान करती है। यहाँ खाद के लिए परेशान सिर्फ किसान नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक और तो किसान है, दूसरी ओर महिला किसान है और तीसरी तस्वीर में आपको इन लंबी कतार में शामिल छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे। ये वही बच्चे हैं जिन्हें वैसे तो स्कूल में होना चाहिए, लेकिन बच्चे खाद न मिलने से इतने परेशान हैं कि अपने परिवार के साथ खाद लेने ही पहुंच गए हैं। खाद के हमारे 2 कट्टे तो देंगे, बता प्रॉब्लम या थोड़ी सा बता। इस तो बात और क्या होगा कि 2 कट्टे हम के तो होगा, घर के ना होगा। अब तड़के आने का बैठे 6 बजे घर में गोबर पूरा सब पड़ियारा बेच सकते हैं, बता और क्या कराएंगे। कितने दिन से आ रहे हो आप? वो 4 बजे आदमी आ रहे, बता सारे आ रहे बैठे रो दुकान खाली डगर गिर जा आने का न जब आने का बैठे आए ये छोटे छोटे बाल काम छोड़ कर घर आए, बता थोड़ी प्रॉब्लम हो रही सके या जमींदार की कति खराब माटी करके धरती करती है। अब एक और चुभती जलती गर्मी और दूसरी ओर दिन भर खाद का इंतजार।
अब जब थक हार कर किसान की बारी खाद खरीदने के लिए आज भी जाती है तो फिर भी किसानों को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि किसान को जितनी खाद मिलती है वो उसके खेतों के लिए काफी नहीं। ऐसे में किसानों का परेशान होना लाजमी है। मैं आया था जी 4 बजे और 6-7 घंटे एक हाथ 16 से महंगी हो गई, जबरदस्त भीड़ है जी। और मिलना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रही जमींदार। मैं भी एक जमींदार छोटा 2 किलो। अब खाद की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसका प्रभाव किसानों के पूरे परिवार पर पड़ रहा है और प्रभाव पड़ना लाजमी भी है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी जिला उपायुक्तों को खाद की समस्या बारे आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके प्रदेश की मंडियों में सामने आई तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में देखना भी ये होगा कि किसानों की परेशानियों का समाधान कब तक हो पाता है। फतेहाबाद से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों को इस बात की भनक लगी कि गांव में किसानों ने पराली जलाई है और कृषि विभाग के अधिकारी वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंच गए। लेकिन इस बीच ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को वहां पर बंधक बना लिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत का आज हम आपके सामने एक जीता जागता सबूत लेकर आए हैं, क्योंकि फतेहाबाद के हुक्मावली गांव से एक खबर ही ऐसे सामने आई। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि पराली जलाने पर सरकार ने रोक लगा रखी है और पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन फतेहाबाद हुक्मावली गांव में जैसे ही पराली जलाने की भनक प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के लिए गाँव पहुँचे। लेकिन इस बीच गाँव में जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला है। मामला यही है कि अब लोकेशन आई हुई है और एसडीएम साहब ने आदेश कर रखे हैं, तो हम तो गांव हुक्मावली में आए हुए हैं आग का मान लो लोकेशन के ऊपर, और किसान संयुक्त मोर्चा के किसान भी यहाँ आए हुए हैं। हमें बंधक बना लिया। अब इन्होंने यही कहा है कि भाई आगे से गांव में नहीं आना है, तो पराली में ये कह रहे हैं भी हम आग लगाएंगे। प्रशासन के अधिकारी भी आ रहे हैं यहाँ पर मौके पर। हम अभी खेत में पहुँचे ही नहीं, तो अब हमें पहले ही बंधक बना लिया। किसान संयुक्त मोर्चा की टीम पहले आई हुई थी हमारे से। अब इसे मनमानी कहा जाए या फिर दादागिरी, गांव में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को पहले तो बंधक बनाया गया और उसके बाद अधिकारियों को गांव में आने से साफ मना किया गया। बात यही खत्म नहीं हुई, अधिकारियों को ये तक कह दिया कि किसान आगे भी पराली जलाते रहेंगे। गाँव के एक किसान ने अधिकारियों को बंधक बनाने की बात भी कबूली है। पटवारी साहब आए ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਆਏ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਤੈਅ ਹੁਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, लिखना भी तक सारा मान लिख के ले जाओ जी। आपने अधिकारी को बंधक भी बनाया इस मामले में सुनने में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी बनाया सीगा जी, सारा कट सीगा पिंड का जी। रो कहन लग गए भी चलो कोई गल नहीं, कहने कोई गल नहीं कि मान लो इस करके भी कहने अगे तो नहीं है मैं पिंड से। तो ऐसे एसडीएम सर आप एसडीएम साहब ना फोन चक्के ना इतने आए नहीं। अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का ये मामला बेहद ही गंभीर है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। एक सब इंस्पेक्टर जो दूसरों के मर्डर केस सुलझाते सुलझाते एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री में फंस गया जिसे उसने खुद अंजाम दिया था, और ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी का था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लव, मैरिज, मनमुटाव और फिर मर्डर, ये कहानी नहीं बल्कि यमुनानगर से सामने आई मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें एक वर्दी वाले ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और पत्नी के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। हत्या की साजिश को बड़े ही फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। किसी को कुछ पता न चल सके। वो तो मृतका के परिजन थे जिन्हें शक हुआ। उन्होंने मामले की जांच की मांग उठाई और उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली है। उसने ये माना कि उसने एक साजिश के तहत अपने कजन्स के साथ मिलके अपनी बीवी की इस तरीके से एक्सीडेंट दिखा के हत्या कर एफआईआर दर्ज की थी और कल इसको अरेस्ट किया गया है। तो लगभग 20 दिन का टाइम हमें लगा। यमुनानगर के इस सब इंस्पेक्टर का नाम अफजल अली है, जिसने फेसबुक के जरिए नजमा नाम की महिला के साथ दोस्ती की। दोस्ती प्यार में बदली, दोनों ने शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। हालांकि कई बार दोनों के बीच समझौता भी करवाया गया, लेकिन जैसे ही सब इंस्पेक्टर को इस बात की भनक लगी कि उसकी पत्नी गर्भवती है,
अफसर अली ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर सड़क में टहलने गई उसकी पत्नी पर गाड़ी चढ़ा दी। हत्या की साजिश को सड़क हादसे में बदलने की कोशिश की गई। तो लड़की के परिजन हैं, उन्होंने शक जाहिर किया कि जो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं उनका हमारी बहन से शुरू से ही संबंध ठीक नहीं थे और हमारी बहन प्रेग्नेंट भी थी। तो हमें पूरा शक है कि हमारे बहनोई ने ही एक साजिश के तहत एक्सीडेंट का रूप दिखा के इसकी हत्या की और उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो हमने उनकी स्टेटमेंट को कानून अनुसार उसने फिर हत्या की धारा जोड़ी और बाद में फिर कुछ इस तरह के सबूत सामने आए जिससे वो गाड़ी का नंबर पता लगा। तो गाड़ी के नंबर की जांच की गई तो गाड़ी का जो नंबर है वो जो अफसर अली है इसी के गांव से वो गाड़ी मिली। तो जब अफसर अली से पूछताछ की गई तो उसने ये माना कि उसने एक साजिश के तहत अपने कजन्स के साथ मिलके अपनी बीवी की इस तरीके से एक्सीडेंट दिखा के हत्या कर दी। धीरे धीरे कर मामले की परतें खुल गईं। सब इंस्पेक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने आ गया। अब जब सुरक्षा का नारा देने वाले पुलिस कर्मियों के ही ऐसे केस सामने आने लगेंगे तो भला आम जनता किस पर विश्वास करे। फिलहाल आरोपी सब इंस्पेक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे हैं तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। मांग ये उठ रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसी बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एक आरोपी पहले ही घटना के 15 घंटे के अंदर सरेंडर कर चुका था। 2 आरोपियों की ओर से 2 आरोपी निहंगों की ओर से सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर किया गया है तो एक और आरोपी की ओर से अमृतसर में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर शख्स की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर है तो वहीं पुलिस भी मामले में तफ्तीश में जुटी है। मामले में 4 आरोपी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जी हां, मामले में शनिवार शाम को पुलिस के सामने 2 और निहंगों ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 और निहंगों ने सरेंडर किया है। दरअसल सरेंडर करने वाले निहंगों को लेने सोनीपत पुलिस की टीम सिंघू बॉर्डर पर डेरे में पहुंची थी और कुछ देर बाद ही दोनों को वहां से लेकर निकली। 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਥਕਾਲੀ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਉਲਟਣਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मामले में एक आरोपी सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे के अंदर शुक्रवार शाम को सरेंडर किया था और एक के बाद एक बाकी 3 निहंगों ने भी सरेंडर कर दिया। 3 में से एक निहंग नारायण सिंह अमृतसर में सरेंडर कर चुका है। अमृतसर के देवीदासपुरा गुरुद्वारे के बाहर नारायण सिंह को हिरासत में लिया गया। नारायण सिंह ने माना है कि उसने लखवीर सिंह का पांव काटा था। हाथ पहले ही काटा जा चुका था, जिसके आधे घंटे के अंदर लखवीर सिंह की मौत हो गई थी। अमृतसर में निहंग को हिरासत में लिए जाने के बाद सोनीपत पुलिस नारायण सिंह को ट्रांजिट रिमांड के लिए अमृतसर रवाना हो गई। चूंकि इनसे पहले सरबजीत सिंह को अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। मामला बेहद संगीन है। कानून का शासन देश में है और कारण और तर्क कोई भी हो, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो सरेंडर किए जाने के बाद कुल मिलाकर मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूरे देश की निगाहें इस मामले पर टिकी है। पुलिस का प्रयास है कि जांच के जरिए, पूछताछ के जरिए मामले की सच्चाई देश के सामने रखी जाए। भले ही इस पूरे मामले को धार्मिक रूप दे जाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन देश में कानून का शासन है। किसी भी बात की आड़ में या किसी भी पहलू की आड़ में किसी की हत्या को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हरियाणा में किसान इन दिनों खाद की समस्या से परेशान हैं, तो वहीं फतेहाबाद से खाद की कालाबाजारी की खबर सामने आई है और बाकी के जिलों में किसान खाद न मिलने से निराश भी दिखाई दिए। ये वो किसान हैं जो कुछ दिनों तक बारिश की समस्या से परेशान थे। बारिश के पानी की समस्या खत्म हुई तो किसानों को फसल खरीद की चिंता सताने लगी।
और अब जब किसानों की फसल खरीद शुरू हो गई, तो किसानों के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है। इस बार किसानों की परेशानी DAP खाद बनी है, जिसे लेकर किसानों ने फतेहाबाद के SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन गुस्साए किसान सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहे और किसानों ने खुद ही कई दुकानों के गोदाम में छापेमारी की और पाया कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। खाद DAP ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਫालतू 100-150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਲੈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ DAP ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਗੋਦਾਮ ਫੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ DAP ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਐਸਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ DAP ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ और किसानों को परेशान किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला ब्लैक DAP भी करवाई जा रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत की तो प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। मौके पर तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी समेत पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच गए। दुकानों में छापेमारी के दौरान किसानों की बात सही निकली और एक दुकान से कई धान के कट्टे भी बरामद हुए। जानकारी तो ये भी मिली है कि दुकानदार खाद के कट्टों समेत कई कीटनाशक दवाइयाँ भी देते हैं। के अंदर DAP का स्टॉक रखा हुआ है कई दुकानदारों ने। उसके बाद हमने यहाँ पे पहुँच के और जो है यहाँ पे मेरे साथ जो है एग्रीकल्चर के जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं और जो है हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे उनके मालिकों को बुलाया, जिसमें एक किसान ट्रेडिंग कंपनी है 125 नंबर दुकान, उनके मालिक का था यहाँ गोडाउन। उन्होंने आके खोल के दिखाया तो उसमें 135 कट्टे DAP के इसके अंदर पड़े मिले। वहीं खबर तो नूह से भी कुछ ऐसी ही सामने आई है कि धान की कालाबाजारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नूह में DAP खाद 1200 रुपए प्रति बैग मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफाखोर 1500 रुपए में DAP खाद का बैग बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन तो लगातार खाद होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई तो उस वक्त सामने आती है जब किसान अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं। धक्का मुक्की खा रहे हैं, यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला हमें। तो क्या रेट दिया जा रहा है? 1300 रुपए एक कट्टे का। तो कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है क्षेत्र में, कहीं 1900 का दे रहे हैं, कहीं 1500 का दे रहे हैं। खाद ना मिल रहा, पैसा से भी कल का पैसा जमा कर रहा खाद 1300 रुपये कट्टा में और आधार कार्ड भी जमा कर दिए और अब सुबह 7 बजे से लग रहे हैं लाइन में, अब तक ना। और जो धींगा अलग जो है मतलब ले जाना 10-10 कट्टा 5-5 कट्टा, जो गरीब आदमी है उनको खाद मिलेगा 2 कट्टा। सीधी बात है, 2 कट्टा दे रहा है, 2 कट्टा दे रहे हैं जी, 4 कट्टा की जरूरत है। अब किसानों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। देखना यही होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और खाद की कालाबाजारी की बात कितनी सही है। देखना ये भी होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक होता है।